तेज बारिश में बिजली कपी और बादल कपा अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नजर नीचे जाती है, जहाँ एक बड़ी डाल के नीचे कबूतर और कबूतरी दबे हुए थे। कपे वहाँ जाते हैं। हाय हाय बादल, ये देखो, ये कबूतर और कबूतरी तो मर गए। बिजली, लगता है तेज हवा और बारिश के कारण ये टहनी टूटकर इन पर गिर गई होगी। चलो बादल, छोटा बबलू इंतजार कर रहा होगा अपने माता पिता का, उसे जाकर बताते हैं। फिर बिजली कपी और बादल कपा कबूतर के घर जाते हैं और वो छोटे बबलू को सारी बात बताते हैं। मम्मा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मेरा कौन है इस जंगल में? अंकल और आंटी, अब मुझे कौन पालेगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? चिंता नहीं करो छोटे बबलू, हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो बिजली, चलकर चील से कहते हैं कि इस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाए। फिर बिजली कभी हंसने लग जाती है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। चील चाची, उस छोटे कबूतर के माता पिता मर गए हैं, अच्छा भोजन है, जाकर ले आओ। कापो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। जब भी मैं भूखी होती हूँ तुम मेरे लिए भोजन ढूंढते हो। लेकिन हाँ चील चाची, याद रखना किसी से हमारा नाम न लेना। फिर चील चाची वहाँ से उड़ती है और वो छोटे कबूतर के घर की ओर जाती है। थोड़ी देर बाद आसमान भी साफ हो जाता है। बारिश भी अब रुक चुकी थी। मानो चिड़िया भी अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है। चलो छोटे कबूतर, मेरे साथ चलो। मैं जंगल में पहाड़ों पर रहती हूँ। जिस छोटे बच्चे के माता पिता मर जाते हैं, मैं उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ और वो बच्चे मेरे साथ मेरे घर में ही रहते हैं। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, जो मुझ जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखती हैं। तभी मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो चील को देखकर वहाँ आती है। नहीं नहीं बेटा, आप चील के पास नहीं जाओगे, ये आपको खा जाएगी। चिड़िया चिड़िया, शर्म करो, क्यों मुझ पर आरोप लगा रही हो? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चील, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं जंगल के राजा को बताऊंगी, और हाँ, ये भी बताऊंगी कि तुमने मांस खाना शुरू कर दिया है। राजा का सुनकर चील डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, आप मेरे साथ चलो, वो चील बहुत बुरी है। अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गई, वरना वो चील आपको साथ ले जाकर खा लेती। फिर छोटा बबलू मानो चिड़िया के साथ चिड़िया के घर में आ जाता है। मम्मा, ये छोटा कबूतर कौन है? मीना बेटी, इसके माता पिता तेज बारिश में चल बसे, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। दोस्त चुप कर जाओ। मम्मा, आप जाएं दाना ले आए, मैं अपने छोटे कबूतर दोस्त का बहुत ध्यान रखूंगी। फिर मानो चिड़िया जंगल से दाना लेने चली जाती है। छोटी मीना और छोटा बबलू आपस में बातें करने लगते हैं। मानो चिड़िया जंगल में जाती और दाना लेकर आती। वो आधा दाना अपनी बेटी को और आधा दाना छोटे बबलू को देती। बच्चों, कल से आप दोनों मेरे साथ जाना, मैं आप दोनों को भी भोजन की खोज करना सिखाऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया छोटे बबलू और अपनी बेटी मीना को लेकर साथ जाती है। बच्चों, पहले ऊंचे पेड़ पर बैठकर खतरे को भांपते हैं। अगर खतरा हो तो झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। मम्मा, अगर दाना ना मिले तो फिर क्या करते हैं? तो फिर मीना बेटी मैदान की तरफ जाते हैं। अगर मैदान से भी दाना ना मिले तो फिर इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। खेत से दाना मिल जाता है। आंटी, क्या हम कबूतर भी इंसानों की बस्ती में जा सकते हैं? नहीं बेटा, इंसान कबूतर को पकड़कर कैद कर लेते हैं। आपने कभी इंसानों की बस्ती की ओर नहीं जाना। नदी के पास एक फलदार पेड़ था। वो सब वहाँ से फल खाते हैं और फिर सारा जंगल घूमते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। बबलू और मीना भी बड़े हो गए थे। अब वो जंगल से अकेले ही दाना लेने जाया करता था। एक दिन उसे रास्ते में एक कबूतरी मिलती है। वो कबूतरी बहुत सुंदर थी। अरे दोस्त, तुम्हारा घर कहाँ है? पहले तो मेरा घर पीपल के पेड़ पर था।
जब से मेरे माता पिता गुजर गए तो चिड़िया आंटी ने ही मुझे पाला है। दोस्त कबूतर, मैंने भी बहुत दुख देखे हैं। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। मेरा घर नीम के पेड़ पर है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे पहले अपनी चिड़िया आंटी से पूछना होगा। फिर कबूतर उस कबूतरी को लेकर मानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया आंटी, ये मेरी दोस्त है। इसका नाम पारो है। ये सागर वाले जंगल में रहती है। आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस कबूतरी के साथ रह सकता हूँ? कबूतर भैया, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? मीना, अपना दिल छोटा मत करो। कबूतर को भी तो अपनी जिंदगी गुजारनी है। वो एक कबूतर है और कबूतर का कबूतरों के साथ ही रहना अच्छा है। इनका भी तो घर होगा, परिवार होगा और बच्चे होंगे। कबूतर शर्मा जाता है। कबूतर बेटा, आप जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर कबूतर और पारो कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। वो सागर वाले जंगल में जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मानो चिड़िया ने कबूतर को जीना सिखाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे कबूतर हमेशा याद रखेगा। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। बादल जी, जब मैं छोटी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में मीठी खीर बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहती। कम से कम बारिश में मुझे खिचड़ी तो मिलती रहती। बिजली, देखो रसोई में क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगा। बिजली कभी रसोई में जाती है। चावल वाला डिब्बा खाली है और दाल भी नहीं है। बादल, अरे ओए बादल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ना घी है, ना चावल, ना दाल। चलो बिजली, अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाते हैं। उसके पास खिचड़ी बनाने का सामान जरूर होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी तेज बारिश में चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। लगता है बिजली चिड़िया घर पर नहीं है। चलो हम कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो पति पत्नी कबूतर के घर की ओर जाते हैं। आज तो कौवे खिचड़ी खाने के लिए कई जतन कर रहे थे। कबूतर, क्या तुम घर में हो? मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें घर में ढूंढ रहे थे। अरे क्या हुआ बिजली बहन, ऐसी बारिश में सब ठीक तो है ना? मानो बहन, तुम्हारी भाभी का खिचड़ी खाने को मन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर चले गए थे। बादल भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लग गई थी, इसलिए मैं कबूतर के घर आ गई। कबूतर भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है खिचड़ी, कहाँ है? अरे कबूतर, यहाँ कहाँ है? हम तो खुद खिचड़ी ढूंढ रहे हैं। बिजली, चलो हम मैदान की तरफ जाते हैं। वहाँ से हमें चावल और दाल मिल जाएगी और फिर हम सब मिलकर खिचड़ी बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सभी वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी घने जंगल के पास पहुँचे ही थे कि हवा बहुत तेज हो जाती है और बिजली कभी तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। बिजली, बिजली नहीं है चिड़िया, मेरी बिजली कहाँ चली गई? हमें बिजली की खोज करनी होगी। लगता है वो तेज हवा से उड़ गई है। फिर वो तीनों दोस्त बिजली कभी की खोज करने लगते हैं। बिजली कभी तो किसी पतंग की तरह उड़ रही थी। बिजली कभी जाकर एक बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। बादल भैया, आप चिंता न करें, जब बारिश रुकेगी तो बिजली कभी घर आ जाएगी। अगर मुझे पहले मालूम होता तो हम कभी खिचड़ी खाने की जिद न करते। हमें जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखना होगा, क्योंकि हवा उसी तरफ चल रही है। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। एक कभी उड़ती हुई उस दिशा में जा रही थी, आप जाकर वहाँ देखें। फिर वो सभी दोस्त बुलबुल की बताई हुई दिशा की ओर चले जाते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी। तो सो रही मेरी पत्नी पेड़ के नीचे। मैं बच गई बादल। बिजली, तुमने ही तो जिद की थी ऐसी बारिश में खिचड़ी खाने के लिए। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी बाहर ना आते।
चलो दोस्तों, अभी हमें चावल और दाल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त तोता वहाँ आ जाता है। अरे आप सब यहाँ, वो भी इतनी तेज बारिश में? तोते भैया, हम तो मैदान में से चावल और दाल लेने जा रहे हैं क्योंकि बिजली और बादल का खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। वो सामने मेरा घर है। जब तक बारिश हो रही है आप सब वहीं रुक जाएं। जब बारिश रुक जाएगी तो फिर सब चले जाना। फिर चीकू तोता उन सबको अपने घर में ले जाता है। अरे तोते भाई, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से तोते की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए ये खिचड़ी लेकर आई हूँ। क्या आपको खिचड़ी पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तोती बहन, ये खिचड़ी खाने के लिए ही तो हम सब बारिश में मारे मारे फिर रहे हैं। फिर तोते की पत्नी सभी पक्षियों को गरम गरम खिचड़ी देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो खिचड़ी खाते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। दोस्तों, क्या मुझे भी ये गरम गरम खिचड़ी मिलेगी? फिर सभी पक्षी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी खिचड़ी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के बड़े महल में राजा तोता और उसकी रानी तोती रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कई सालों बाद उनके यहाँ संतान आने वाली थी। मेरी रानी, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमारी संतान इस दुनिया में आने वाली है। राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। राजा तोते के महल के सामने एक बड़ी हवेली थी जहाँ एक काली जादूगरनी कवि रहती थी। उस जादूगरनी कवि की हवेली में एक बहुत बड़ा बागीचा था जिसमें ढेरों सेब के पेड़ लगे हुए थे। एक दिन रानी तोती अपने महल के बाहर टहल रही थी। तभी रानी की नजर जादूगरनी के बागीचे पर जाती है जहाँ लाल लाल सेबों के पेड़ थे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इन लाल लाल सेबों को खाने का। ऐसा सोचते हुए रानी तोती अपने महल में जाती है। राजा जी, हमारे महल के सामने जो जादूगरनी रहती है उसके बागीचे में बहुत लाल लाल सेब हैं। उन लाल लाल सेबों को देखकर मुझे इच्छा हो रही है कि मैं भी वो सेब खाऊं। रानी, समझने की कोशिश करो। वो बागीचा जंगल की सबसे ताकतवर जादूगरनी बिजली कवि का है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तुम देखो तो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तरह के फल मंगवाए हैं, तुम इन्हें खा लो। राजा तोता रानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रानी तोते की बात नहीं समझती। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे बस वही सेब खाना है। बस आप मुझे उसी बागीचे से लाल लाल सेब ला कर दो। ऐसा कहते हुए रानी तोती रोने लगती है। अपनी पत्नी को ऐसा रोता हुआ देखकर राजा तोता वहाँ से जाता है। वो सीधा जादूगरनी कवि के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। उसका सेब खाने को बहुत मन कर रहा है। कृपया करो और हमें कुछ सेब दे दो। ये मेरा बगीचा है और ये सब पेड़ भी मेरे हैं। मैं इन पेड़ों के फल किसी को भी नहीं दूंगी। चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए जादूगरनी राजा तोते को अपने बागीचे से निकाल देती है। इस जादूगरनी ने तो मुझे सेब देने से मना कर दिया है, लेकिन मैं अपनी रानी को भी उदास नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रात हो जाती है। आधी रात को जब जादूगरनी सो जाती है तो राजा तोता चुपके से जादूगरनी के बागीचे में जाता है और ढेर सारे सेब चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो सेब लेकर अपनी पत्नी रानी के पास आता है। ये देखो मेरी रानी, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बागीचे से सेब लाया हूँ। राजा जी, आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। फिर रानी तोती खुशी खुशी वो सेब खा लेती है, लेकिन इतने सेब खाने से उसका पेट नहीं भरता। वो फिर से
अपने राजा को सेब लाने के लिए कहती है। अपनी पत्नी के कहने पर राजा तोता फिर से जादूगरनी के बागीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी राजा तोते को देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे से सेब तोड़ने की? मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी, जो मैंने किया वो अपनी पत्नी के लिए किया। लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को इस सेब के बदले मुझे अपना बच्चा देना होगा। नहीं जादूगरनी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। अच्छा, एक बार फिर से सोच लो। अगर तुमने मुझे अपना बच्चा ना दिया तो मैं अपने काले जादू से तुम दोनों को मार दूंगी। इतना सुनकर राजा तोता बहुत परेशान हो जाता है और वो कवि की बात मान लेता है। फिर राजा तोता अपने महल लौट आता है और सारी बात अपनी रानी को बताता है। ये बात सुनकर रानी तोती बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद रानी तोती एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। रानी, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और उदास भी। अगर जादूगरनी को हमारे बच्चे का पता चल गया तो वो इसे ले जाएगी। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तो फिर रानी, हमें ये जंगल छोड़ना होगा, इससे पहले कि उस जादूगरनी को हमारे बच्चे का पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को तो ये मालूम ही नहीं था कि जादूगरनी अपने जादू से ये सब देख रही थी। और उसी समय जादूगरनी वहाँ पहुँच जाती है। मुझसे चालाकी करने चले थे? क्या तुम अपना वादा तोड़ने वाले थे? ऐसा कहते हुए जादूगरनी कवि उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। राजा और रानी तो अपने बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी कवि उन पर जरा भी रहम नहीं करती और वो उस बच्चे को लेकर एक गुफा में चली जाती है। राजा जी, हमने उस जादूगरनी को हर जगह ढूंढ लिया, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। कबूतर, क्या कोई और रास्ता है जिससे हमारा बच्चा हमें मिल जाए? हाँ राजा जी, मैंने सुना है कि पास के जंगल में एक जादूगरनी चिड़िया रहती है। सुना है कि वो बहुत अच्छी चिड़िया है और वो सभी की मदद करती है। क्यों ना एक बार उसके पास जाकर देखा जाए, हो सकता है कि वो हमारी मदद करे। चलिए राजा जी, अभी चलते हैं। मैं अपने बच्चे के बिना और नहीं रह सकती। फिर तोता और तोती कबूतर के साथ दूसरे जंगल में जाते हैं। घने पेड़ों के नीचे एक झोंपड़ी थी जहाँ चिड़िया रहती थी। राजा तोता सारी बात जादूगरनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। रानी तोती जी, आप चिंता ना करें, मैं देखती हूँ कि आपका बच्चा कहाँ है। फिर जादूगरनी चिड़िया अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करती है और फिर बताती है। राजा और रानी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपके बच्चे को काली जादूगरनी ने एक काली गुफा में बंद कर रखा है, जिसके पास एक नदी बहती है। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये जादुई पंख है, ये पंख हमें उस गुफा तक लेकर जाएगा। फिर वो पंख हवा में उड़ता है और वो सभी पंख के पीछे पीछे उड़ते हैं। जादुई पंख उन्हें एक गुफा के पास लेकर जाता है। यही है वो गुफा जिसमें आपका बच्चा है। फिर वो सभी गुफा के अंदर जाते हैं, जहाँ राजा और रानी का बेटा बैठा हुआ था। रानी जल्दी से अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। जादूगरनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें हमारे बच्चे से मिलवा दिया। राजा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहाँ जादूगरनी कवि आ जाती है। अरे वाह, आज तो ये जादूगरनी चिड़िया भी आई है। तुमसे बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है। आज तो तुम जरूर मरोगी। जादूगरनी कवि, बहुत हो गया जुल्म, अब मुझे नहीं तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक आईना निकालती है। जैसे ही कवि उस आईने में देखती है तो वो जलकर भस्म हो जाती है। बुराई का अंत हमेशा होता है। आज इस जादूगरनी का भी अंत हो गया। फिर राजा और रानी
चिड़िया का धन्यवाद करते हैं और वो सब अपने महल में लौट जाते हैं। चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। हो, बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कव्वे के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली कभी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वह तोता और तोती बिजली कभी की बातों में आ जाते हैं और वह दोनों बिजली कभी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कव्वा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी, जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है। वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कभी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे।
तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। बादल जी जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कौवा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे बहन भाई का अंडा किसी ने चुरा लिया है, तो मैं भागी भागी चली आई। बिजली, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। तोते भैया, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करें, भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। हौसला रखो बिजली बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की रखवाली करूँगी। मैं ध्यान रखूँगी सबके घोंसलों का। सभी पक्षियों को बुलबुल की ये बात पसंद आती है और फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। जब सभी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं तो बुलबुल जंगल में उड़ती फिरती और सभी घोंसलों का ध्यान रखती। बादल जी, मुझे तो अंडा ही पीना है। अगर आज मुझे अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। बादल जी चलो, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो वो मोटी बुलबुल हमारी कोई चाल नहीं चलने देगी। फिर वो पति पत्नी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाते हैं। बिजली कौवे को एक घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, आपके अंडों के पास कौन है? मानो बहन, मुझे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और सामने सांप के अंडे रख देते हैं। मीठी बहन, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं, ताकि जो भी सांप के अंडे पिए वो मर जाए। हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कौवा और कौवी मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे घर थे और उन घर की मालकिन चील थी। चील ने पक्षियों को वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा घर था वो कौवों ने किराए पर लिया हुआ था और एक छोटे से घर में मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा रहते थे। सुनहरी चील महीने की आखिर में सभी पक्षियों से किराया लेने आया करती थी। ये लो चील चाची, तुम्हारा इस महीने का किराया। तुम बहुत अच्छे कौवे हो जो मेरा किराया समय पर दे देते हो। एक वो बीमार चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा है। जब भी किराया लेने जाऊं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अच्छा चील चाची, इस बार क्या बहाना बनाया उन्होंने? वो चंदू चिड़ा कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और तेज बारिशों के कारण मैं काम पर नहीं गया। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो वो किराया दे देगा। तौबा तौबा चील चाची, वो दोनों बहुत झूठे हैं। कल ही तो मैंने उसकी पत्नी मानो चिड़िया को देखा था, एकदम हड्डी कट्टी बैठी हुई थी। भला बैठे बिठाए वो कैसे बीमार हो सकती है? ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। मेरे बादल जी को भी तो देखो, ऐसी बारिश में वो रोज काम पर जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धन्यवाद बिजली, तो तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। फिर चील चाची उन कौवों से किराया लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। बिजली, तुमने चील चाची से झूठ क्यों बोला? कल तुम जब चिड़िया से दाना लेने गई थी वो तो बहुत बीमार थी। बादल जी, मुझे वो मानो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोस में रहे। अब देखना चील चाची उन दोनों को हमारे पड़ोस से निकाल देगी। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है।
जुगनू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है तो देखता है घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लगी हुई है, अब पानी कहाँ से पीऊं? मम्मा तो घर को ताला लगाकर चली गई हैं। तभी जुगनू कौवा देखता है कि चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। मैं मानो आंटी के पास जाता हूँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जुगनू कौवा मानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ जुगनू बेटा, पता है कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी, बहुत पसंद है। फिर मानो चिड़िया जुगनू कौवे को पानी देती है और साथ में गाजर का हलवा देती है। तभी बादल कौवा और बिजली कौवा चिड़िया के घर में आते हैं। जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मम्मा, घर को ताला लगा हुआ था और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आंटी के घर आ गया। चल जुगनू, कोई जरूरत नहीं है इस बीमार चिड़िया के पंखों से कुछ लेने की। ये खुद तो बीमार है, तुम्हें भी बीमार कर देगी। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जुगनू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जाने से हमें भी चैन आएगा। लेकिन हमने किया क्या है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हो? बस मुझे तुम जैसे बीमार पक्षी पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो मर ही जाना चाहिए। बस कीजिए बिजली बहन, अब बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। निकलोगी तो अब तुम यहाँ से बहुत जल्दी चील चाची तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। ऐसे चली कटी सुनाकर बिजली और बादल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात को जब चिड़िया का पति घर आता है तो चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। चंदू चिड़ा कौवों के घर जाता है। बिजली और बादल, दोबारा मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले कौन सा तुम पति पत्नी की इज्जत है? किराया तो तुम समय पर देते नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चील चाची हमारी मजबूरी जानती है। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है। तेज बारिश में चील चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि चील दो नए किराएदारों को लेकर घर के बाहर खड़ी थी। जल्दी से ये घर खाली करो, आप ये घर इनका है। चील चाची, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? इतनी तेज बारिश है, हम ऐसी बारिश में भला कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है, ये पक्षी मुझे किराया बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो हमेशा बहाने ही बनाते हैं। मानो चिड़िया भी घर से बाहर आती है। चील चाची, मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसी बारिश में भला हम कहाँ जाएंगे? तभी बिजली कभी भी अपने घर से बाहर आती है। चील चाची, निकालो अभी इन गरीब पक्षियों को यहाँ से निकालो, फिर हम भी अपने घर का किराया तुम्हें ज्यादा देंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। वो चिड़िया और उसके पति चंदू को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। वो दोनों पति पत्नी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। मानो चिड़िया तो पहले से ही बीमार थी। तेज बारिश के कारण उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती है। मानो तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम मत उड़ो, मैं देखता हूँ कि कहीं आसपास कोई घोंसला मिल जाए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से एक बूढ़ी कौवी बाहर आती है। माँ जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, हम ऐसी तेज बारिश में कहीं उड़कर भी नहीं जा सकते। क्या हम एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? हाँ हाँ बेटे, ले आओ तुम अपनी पत्नी को। फिर चंदू चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी कौवी के घर में आ जाता है। आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटी, इसमें बोझ वाली कौन सी बात है? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और अकेले खाना खाने का मजा नहीं आता। आज तो मैं आपके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। फिर बूढ़ी कौवी उनके लिए खाना लाती है और वो सब मिलकर मजे मजे से खाना खाते हैं। दूसरी ओर वो कौवे चिड़िया के जाने पर बहुत खुश थे। बादल जी, चील चाची को पहले ही उन्हें निकाल देना चाहिए था।
बिजली, मुझे लगता है हमने उन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। हमने तो सभी पक्षियों के साथ भला किया है। जितनी वो चिड़िया बीमार थी, उसकी बीमारी सभी पक्षियों को लग सकती थी। मम्मा, लेकिन मानो आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। नहीं बेटा, वो तो प्यार करने का नाटक करती थी। बादल जी, इतनी तेज बारिश में भला कहाँ वो जिंदा रहने वाले हैं, मर गए होंगे अब तक। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उन कौवों का घर पेड़ से नीचे गिरकर टूट जाता है। बहुत मुश्किल से वो कौवे अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं और रोने लगते हैं। मेरा घर टूट गया। बादल जी, अब हम रात कैसे गुजारेंगे? मम्मा, आपने मानो आंटी के बेघर होने पर उनका मजाक उड़ाया था। देखा, अब हमारा घर भी टूट गया। अब बिजली कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ओर बूढ़ी कौवी मानो चिड़िया और चंदू चिड़े को अपने घर में ही रख लेती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती, मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली कौवी आ जाती है। अरे, कौन है तू चिड़िया, और यहाँ क्या कर रही है? कौवी बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कौवी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कौवी बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कौवी बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कौवी की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली कौवी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ कौवी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती कौवी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं,
अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कपी को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापिस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है, मैं ऐसा करता हूँ उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती